गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग वेव्स की पीवाईक्यूज कर रहे थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 26। इसमें क्या था ना, दो वायर दे रखे थे। जैसे इसकी लेंथ दे रखी थी L और रेडियस दे रखी थी 2R। रेडियस ये वाली, यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली, और इसकी लेंथ दे रखी थी 2L और रेडियस ये दे रखी थी, और दोनों पे टेंशन सेम थी। तो तुम्हें रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना था। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को मैं F1 कह देता हूँ। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो फाइंड करना था तुम्हें। अब देखो, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती थी वो V/2L होती है ना। नहीं है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी V/2L होती है। और V की वैल्यू क्या होती थी? √T अपॉन रो इंटू S होता है। अच्छा, दोनों के मटेरियल भी सेम दिए थे, हाँ ध्यान रखना। और यहाँ पे S जो आता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है। क्यों नहीं है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आता है। तो इसका मतलब इसको मैं पाई आर लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताओ, जो है प्रोपोर्शनल टू, जरा ध्यान से देखना, ये मेरे ख्याल से 1/RL आ गई। देख गोपी, क्योंकि बाकी तो ये देखना 2T और रो, ये तो सेम है कि नहीं, है बता। TM बता। 2T और रो ये सेम है ना, तो इसका मतलब जी फंडामेंटल सर। प्रोपोर्शनल टू 1/RL आ गई। अब जरा देखना R और L का जो प्रोडक्ट है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है, जरा चेक कर। ये दोनों वायर्स के लिए सेम आ रहा है, देख। इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा वैसे। गोपी भैया समझ में आई बात, नहीं आई तेरे? हाँ, समझ गए ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा वैसे। ये नेक्स्ट चलते हैं 31। ये क्वेश्चन बढ़िया था। इसमें क्या था ना, ऐसे था देखना। सेम ट्यूनिंग फॉर्क दिया था। अगर तुम्हें कभी भी सेम ट्यूनिंग फॉर्क कह दे तो इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी सेम मान के चल रहा है, बताओ बता। अगर तुम्हें क्वेश्चन में कहीं भी दिखाई दे कि सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मान के चल रहा है। ठीक। अब ये ए है, ये बी है। अब तुमसे कहता है कि जब ये वेट 9 kg है तो फिर बिटवीन ए एंड बी तुम्हें 5 एंटी नोड्स मिल रहे हैं। और M kg के साथ में बिटवीन ए एंड बी तुम्हें 3 एंटी नोड्स मिलते हैं। तो M की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ। सेम ट्यूनिंग फॉर्क का मतलब तो समझ लो रेजोनेंस है, मतलब जो है ना फ्रीक्वेंसी इक्वल करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ। जो है कहीं भी अगर क्वेश्चन में तुम्हें ये कहा जाए सेम ट्यूनिंग फॉर्क, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखना है। जी। अब kg के साथ तुम्हें 5 एंटी नोड मिल रहे हैं, और M kg के साथ में 3 एंटी नोड मिल रहे हैं, तो तुम्हें M निकालना था। तो देखो 5 एंटी नोड का मतलब ये हुआ ना,
एक लूप, 2, 3, 4 और 5। बताओ क्लियर है? 5 एंटी नोड आ गए ना, देखिए 1, 2, 3, 4, 5। बता क्लियर है? पहले केस में ये हो गया। और दूसरे में क्या हो गया देख, दूसरे में थोड़े बड़े लूप हो गए। क्यों? ये हो गया वही ए और बी के बीच में। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब सुनो, फ्रीक्वेंसी सेम है, और फ्रीक्वेंसी तुम जानते हो v अपॉन लेमडा होती है। क्यों? नहीं बता। अब ये बता कि जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो बता लेमडा बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बता। जब मैं पहले से दूसरे केस में जा रहा हूं तो लेमडा क्या हो रहा है बता जो है। तो इस वाले केस में तुझे दिख रहा होगा कि जो लूप साइज है, लूप साइज या लेमडा कुछ भी कह ले, ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों? मतलब ये वाली क्वांटिटी इंक्रीज कर गई। तो इसका मतलब v को भी इंक्रीज करना चाहिए। बता। पहले क्वेश्चन वो बता रहा हूं क्यों v को भी इंक्रीज करना चाहिए। और v तब इंक्रीज करेगा जब टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन तब बढ़ेगा जब वेट बढ़ेगा। बता समझ में आई? सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई? बता जो है, वेट बढ़ेगा, इसका मतलब जो तुम्हारा आंसर होगा उसमें जो m की वैल्यू होगी वो तुम देखना 9 kg से ज्यादा आएगी। गोपी बता, पूरी सीक्वेंस समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बता जो है, सीक्वेंस समझ में आ गई ना, कि तुमने एक ही ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। अब जब तुम पहले से दूसरी फिगर में जा रहे हो तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा लूप साइज बढ़ गया है, तो वेवलेंथ बढ़ गई है। इसका मतलब स्पीड को भी बढ़ना चाहिए। स्पीड तब बढ़ेगी जब टेंशन बढ़ेगा, और टेंशन तब बढ़ेगा जब वेट बढ़ेगा। तो इसका मतलब जो एम होगा वो 9 kg से क्या होगा, ज्यादा होगा। बस ये कहना हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर निकाल देते हैं, इसका क्या होगा देखो। ये बताओ F1 इक्वल टू F2 लिखना है मेरे को। मतलब पहला केस, हाँ, 1 और 2 का मतलब है, 1 का मतलब फर्स्ट केस, और 2 का मतलब है सेकंड केस। अब देख, पहले केस में तेरे को फिफ्थ हार्मोनिक लग रहा है कि नहीं लग रहा? बता। ये बता, पहले केस में फिफ्थ हार्मोनिक लग रहा होगा, और दूसरे केस में तेरे को एक थर्ड हार्मोनिक लग रहा होगा। क्यों थर्ड हार्मोनिक लग रहा होगा? तो इसका मतलब ये हुआ फिफ्थ हार्मोनिक, फिफ्थ इंटू V1/12 इक्वल टू 3 इंटू V2/12। टीएम बता, इक्वेशन समझ में आई? क्लियर सर। तो समझ में आ गई ना, पहले में फिफ्थ हार्मोनिक हो गया, दूसरे में थर्ड हार्मोनिक हो गया। ठीक है। अब 12 12 तो कैंसिल हो गए, चलो। अब Vn को मैं कितना लिख सकता हूँ, V1 को कितना लिख सकता हूँ बता जो है, √T1/μ। और V2 को क्या लिख सकता हूँ, √T2/μ। क्यों? अब म्यू भी कैंसिल हो जाएंगे। अब जो T1 है, T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बता जो है, 9 × G लिख सकता हूँ। हाँ वैसे कर ले चल। और T2 को कितना लिख सकता हूँ बता जो है, M × G लिख सकता हूँ। क्यों? ये हो गया। तो यहाँ से G भी कैंसिल हो जाएगा ना, तुम देखोगे G भी कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में जरा सॉल्व करके देखना, जो M निकल के आ रहा होगा वो तुम्हारा 25 kg निकल के आएगा। ये हो, कंसेप्ट समझ में आ गया ना क्वेश्चन का क्या है? ये तुम्हें वेव के क्वेश्चन में कई बार मिलेगा। सेम ट्यूनिंग फॉर्क अगर तुम्हें कहीं पे लिखा हुआ है तो बस समझ लो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को तुम्हें सेम करना है। और फ्रीक्वेंसी मतलब V/λ को सेम करना है। और दूसरे केस में तुमने देख लिया होगा
कि लैम्डा बढ़ गया है तो वी भी बढ़ेगा, और वी तब बढ़ेगा जब टेंशन बढ़ेगी, और टेंशन तब बढ़ेगी जब वेट बढ़ेगा। बस हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट 33। एक तुम्हें याद है वो स्पीड ऑफ साउंड निकालने का एक एक्सपेरिमेंट होता था, याद है ना? स्पीड ऑफ साउंड निकालने का एक एक्सपेरिमेंट होता था, तो उसमें तुम्हें ना फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ वो 0.1 मीटर दे रखी है, और सेकंड रेजोनेंस लेंथ वो 0.35 मीटर दे रखी है। तो तुम्हें एंड करेक्शन निकालना था कितना होगा। तो वो फिगर तुम्हें याद होनी चाहिए फिर, क्या थी देखो। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ ऐसे बनता था, याद है? ये E हो गया, ये L1 हो गया। सेकंड रेजोनेंस लेंथ क्या होती थी? ये E आ गया, ये L2 आ गया, ऐसे बनती थी, तुम्हें फिगर अगर याद हो। अब आप ये बताओ कि जो L2 प्लस E है, ये 3 λ/4 है, बता। गोपी, L2 प्लस E की वैल्यू 3 λ/4 है, और L1 प्लस E की वैल्यू ये λ/4 होनी चाहिए। अब दोनों को डिवाइड कर दे, क्यों? दोनों को डिवाइड कर दे, λ/4 और λ/4 हो गया कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब L2 प्लस E, ये मेरे ख्याल से आ गया 3 L1 + 3 आ गया, क्यों? ये आ गया। अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। L1 दे रखा है 0.1 और L2 दे रखा है 0.35। तो यहां से E फाइंड कर लेंगे। TM याद आ गया कैसे करना है? जी। फिगर याद होनी चाहिए बस तुम्हें जो है, ठीक है। अब चलते हैं 35। एक क्लोज्ड पाइप था, इसकी लेंथ L थी। एक ओपन पाइप है, इसकी लेंथ मान लो L डैश है, और इसमें ρ1 डेंसिटी की गैस भरी है, और इसमें ρ2 डेंसिटी की गैस भरी है, और दोनों की कॉम्प्रेसिबिलिटी सेम दे रखी है। दोनों गैसेस की कॉम्प्रेसिबिलिटी ये सेम दे रखी है। और तुम्हें याद है कॉम्प्रेसिबिलिटी 1/बल्क मॉडुलस होता है, याद आ रहा है? कॉम्प्रेसिबिलिटी 1/बल्क मॉडुलस होता है। इसका मतलब अगर कॉम्प्रेसिबिलिटी सेम है तो बल्क मॉडुलस भी सेम होगा, क्यों? ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद कहता है दोनों के फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन ये भी सेम दे रखे हैं। तो तुम्हें एल डैश निकालना कितना होगा। एल के टर्म्स में होगा आंसर, मतलब ये होगा एल डैश एल के टर्म्स में होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्लोज्ड पाइप है, दूसरा ओपन पाइप है, दोनों की कॉम्प्रेसिबिलिटी सेम है, और कॉम्प्रेसिबिलिटी होती है 1/बल्क मॉडुलस, तो ऑब्वियस सी बात है बल्क मॉडुलस भी सेम हो जाएगा, और दोनों के फर्स्ट ओवरटोन सेम है। तो तुम्हें एल डैश निकालना था। अब ये बताओ इसकी जो नंबरिंग होती है वो 1 3 5 ये चलती है, और इसकी नंबरिंग होती है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका पहला ओवरटोन 3 से मल्टीप्लाई होगा, और इसका पहला ओवरटोन 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों? ये हो गया। तो इसका मतलब 3 टाइम्स V1/4L इक्वल टू 2 टाइम्स V2/2L डैश।
बता टीएम इक्वेशन समझ में आ गई? जी सर। ठीक। अब चलते हैं वी क्या होगा। तेरे को याद है वी का फॉर्मूला ये भी तो होता है, रूट ई बाई रो। बिल्कुल शुरुआत तो यहां से होती है ना, वी की फॉर्मूले की यहां से शुरुआत होती है ना, रूट ई बाई रो। लेकिन ई हम गैस और लिक्विड के लिए बल्क मॉडुलस यूज करते हैं, क्यों? तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रूट बी बाई रो। गोपी समझ में आया? वी का फॉर्मूला स्टार्ट कहां से होता है रूट ई बाई रो से होता है। और लिक्विड और गैस के लिए बल्क मॉडुलस लिया जाता है, अगर तेरे को याद हो लिक्विड और गैस के लिए बल्क मॉडुलस लिया जाता है। तो इसका मतलब V1 कितना लिख सकता है बता जो है। V1 को तू लिख देगा रूट बी अपॉन रो वन, बल्क मॉडुलस तो सेम था। और V2 को लिख देगा रूट बी अपॉन रो टू, क्यों? ये हो गया। यहां से एल डैश फाइंड कर लेगा बस। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, क्यों? ये नेक्स्ट चलते हैं 36। अगेन वही एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था, स्पीड ऑफ साउंड निकालने का जो एक्सपेरिमेंट था उस पर जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया था, उसकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी थी 512 हर्ट्ज। और जो फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ थी वो 30.7 सेंटीमीटर थी। और सेकंड रेजोनेंस लेंथ ये 63.2 सेंटीमीटर थी। तो तुमसे कहता है स्पीड ऑफ साउंड निकालने में एरर कितनी होगी। एरर कितनी है ये तुमसे पूछा था। अब सुनो, मैंने क्या बताया था तुम्हें याद होगा। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करते हैं और लास्ट में v इक्वल टू एफ लैम्डा लिख देते हैं। तो यहां से आता है। गोपी याद आ रहा है बेटा, थियोरी क्या थी बेटा जो है, कि हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम 512 हर्ट्ज की वेवलेंथ फाइंड करेंगे और लास्ट में v इक्वल टू एफ लैम्डा लिख देंगे। ये मेथड थी। और फिर से एक बार बता रहा हूं, और ये जो रिजल्ट होता था वो एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट होता था ना। नहीं, एंड करेक्शन से इंडिपेंडेंट होता था। और अभी हमने कुछ देर पहले किया कि L2 प्लस ई, ये तो था 3 लैम्डा बाई 4। और L1 प्लस ई, ये लैम्डा बाई 4। उसके बाद तुम्हें याद होगा हम सब्ट्रैक्ट कर देते थे, क्यों? माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। तो L2 माइनस L1 कर चुके हैं वैसे थ्योरी में सब कुछ। ये लैम्डा बाई 2 आ गया। इसका मतलब वेवलेंथ कितनी निकल के आ गई, 2 टाइम्स L2 माइनस L1, क्यों? और लास्ट में जो v होगा वो एफ लेमडा आ जाएगा, क्यों? एफ लेमडा। तो ये हो गया 2f L2 माइनस L1, ये आ गया, क्यों? अब वैल्यू रख देना। फ्रीक्वेंसी हो गई 512, L2 रखोगे 0.632, इतना मीटर होगा। और L1 रखोगे 0.307, इतना मीटर। तो ये आंसर मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें एरर निकालनी थी, तो फिर तुम्हें क्वेश्चन में ये भी दिया होगा ना कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड कितनी है। जैसे मान लो ये लेट जो है 332 आ जाती है, मान लो लेट 332 मीटर पर सेकंड आ जाती है मान लो। और एक्चुअल तुम्हें दे रखी है 330। तो ऑब्वियस सी बात है एरर कितनी होगी। अबे उल्लू गधा, जब एक्चुअल में दिया होगा क्वेश्चन पेपर, उसमें दिया होगा जो है, कई बार क्वेश्चन पेपर के शुरुआत में भी दी जाती है
समझ गए ना, कभी कभी क्वेश्चन के क्या होता है, शुरुआत में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना वहां पे भी वैल्यूज दी होती है बेटा जो है, समझ में आ गया, तो उसमें दिया होगा कहीं पे। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्या है। अब चलते हैं 37, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या था ना, ये एक ओपन पाइप था और इसका जो सेकंड हार्मोनिक था इन रेजोनेंस विथ फ्रीक्वेंसी F1। अच्छी तरह देख लेना, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा हो जाएगा। एक ओपन पाइप था, उसका सेकंड हार्मोनिक वो रेजोनेंस में था विथ फ्रीक्वेंसी F1। अब तुम क्या करते हो, इसको क्लोज कर देते हो एकदम से, और साथ में ये जो F1 है, ये F1 इंक्रीज टू F2, ये दिया हुआ है। और तुमसे कहता है कि अब इसका जो nth हार्मोनिक है, nth हार्मोनिक ये दिया हुआ है इन रेजोनेंस विद F2। गोपी क्वेश्चन समझ में आया? पहले ही बता। पहले एक ओपन पाइप था, उसका सेकंड हार्मोनिक F1 के साथ में रेजोनेंस में था, रेजोनेंस का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी, फिर तुमने उसको क्लोज कर दिया, ठीक, और F1 इंक्रीज टू F2, और आपके nth हार्मोनिक इन रेजोनेंस विद F2 है। तो तुमसे चारों ऑप्शन में लिखूंगा। पहला ऑप्शन था n इक्वल टू 3, F2 इक्वल टू 3/4 F1। बी ऑप्शन n इक्वल टू 3, F2 इक्वल टू 5/4 F1। सी n इक्वल टू 5, F2 इक्वल टू 5/4 F1। डी n इक्वल टू 5, F2 इक्वल टू 3/4 F1। गोपी क्वेश्चन को देख के दो ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं हो सकते, बता कौन से? दो ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं हो सकते, आउटराइटली तुम मना कर सकते हो, बताओ कौन कौन से? दो ऑप्शन को तुम आउटराइटली मना कर सकते हो, कौन कौन से बताओ ऑप्शन? क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ो तो पता चल जाएगा, दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। गुड। ए और डी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें कहा हुआ है F1 इज इंक्रीज टू F2, क्वेश्चन में कहा हुआ है। इसका मतलब F2 को F1 से बड़ा होना चाहिए। टीएम समझ में आया बेटा? ये बता जो है, जी सर। आया कि नहीं आया जो है? ठीक है, अब सुन के है, अब करेंगे कैसे इसमें से। एक बात बता कि अगर इसके फंडामेंटल को मैं F0 कह देता हूं मान ले, तो इसका जो फंडामेंटल होगा वो फिर F0/2 हो जाएगा ना? बता, फंडामेंटल को F0 कह दिया मैंने, जी सर। अगर ऊपर वाले का फंडामेंटल F0 है तो नीचे वाले का फंडामेंटल क्या हो जाएगा? F0/2 हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर लेंथ सेम हो तो क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल हाफ रह जाता है, ठीक है। अब इसका जो सेकंड हार्मोनिक है वो F1 के इक्वल है, इसका मतलब 2F0, ये तो F1 है, क्यों? बता, क्लियर है कि नहीं है? 2F0 की वैल्यू ये है, और इसका nth हार्मोनिक वो F2 के इक्वल है, क्यों? इसका मतलब n टाइम्स F0/2,
ये F2 के इक्वल है, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि n को जो होना है वो 1, 3, 5, 7 ये होना है। बता, ये समझ में आई बात? गोपी भैया बता, समझ में आई कि नहीं आई? बता जो है बेटा, बता जो है। ऊपर वाले का सेकंड हार्मोनिक मतलब 2F0 वो F1 के इक्वल होना है, और नीचे वाले का n ये हो गया। क्यों? अब दोनों को डिवाइड कर दो, बस हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब ये हो गया 4/n इक्वल टू F1/F2 होना चाहिए, या F2 कह ले। क्यों? F2 होना चाहिए n/4 F1। क्यों? ये हो गया, लेकिन n की नंबरिंग ये होगी। तो तेरे को ये दिख रहा होगा कौन सा वाला बेटा, जो है सी ऑप्शन दिख रहा होगा। टीएम बता, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर सर। क्लियर है ना? अब चलते हैं 32। नहीं सॉरी, 38 होगा। इसमें ना ये मासलेस होगा, और इसकी लेंथ तुम्हें L दे रखी है, और एक एंड से X डिस्टेंस पे M मास सस्पेंड किया है, और ये दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं। और तुमसे कहता है कि X कितना हो कि फंडामेंटल ऑफ राइट हैंड साइड। फंडामेंटल को F1 से दिखाता हूँ ना मैं ज्यादातर। फंडामेंटल ऑफ राइट हैंड साइड इज 2 टाइम्स फंडामेंटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ये वायर की बात कर रहा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या है कि सर राइट हैंड साइड इधर रखा है। चलो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड उससे क्या फर्क पड़ना। ठीक है, राइट हैंड साइड का जो फंडामेंटल है वो 2 टाइम्स फंडामेंटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है, ये कह लो जो है। अब सुनो, मान लो ये T1 है, ये T2 है। तो तुम्हें याद है हम इसका काफी करते हैं ना, इसके अबाउट जितना टॉर्क इसका आना चाहिए उतना ही टॉर्क इधर से आना चाहिए। याद है कि नहीं है? ये कई बार करते हैं ना, क्योंकि mg का टॉर्क वो हो जाएगा। तो ये बताओ T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 इंटू L-x होगा। क्यों? ये इक्वेशन हम कई बार यूज करते हैं ना। T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 इंटू ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब T1/T2 की जो वैल्यू आ गई वो L-x/x आ गई। क्यों? एक तो ये आ गई। अब चलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल होती है V/12, और V हो गया √T/μ/12। क्यों? ये हो गया। अब जरा देखो, 2L और म्यू ये तो सेम है। क्यों भाई? एक ही मटेरियल यूज किया हुआ तो म्यू की वैल्यू सेम होगी ना, ये दोनों तो सेम है। तो इसका मतलब जो फंडामेंटल है ये प्रोपोर्शनल टू क्या है? √T है। समझ में आ गया? बताओ, फंडामेंटल प्रोपोर्शनल टू Yes, √T आ गया। अब ये बताओ, राइट हैंड साइड की डबल है ये फंडामेंटल, राइट हैंड साइड वाले का ये डबल है। तो इसका मतलब जो टेंशन होनी चाहिए, ये टेंशन होनी चाहिए, हाँ, वो राइट हैंड साइड की 4 टाइम्स होनी चाहिए। क्यों? समझ में आ गया? और राइट हैंड साइड में हमारा T2 पड़ रहा है, फिगर के हिसाब से T2 पड़ रहा है।
तो इसका मतलब T2 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 4T1 होनी चाहिए। क्यों? समझ गए ना? T2 की वैल्यू 4T1 होनी चाहिए। तो यहाँ से T1 और T1 कैंसिल हो गए, तो यहाँ से x निकाल लो। क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर। दोनों वायर्स का तुम्हें दिख रहा होगा कि एक ही मेटेरियल, इसका मतलब म्यू की वैल्यू सेम है। और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम कई बार करते हैं कि हम इसके अबाउट क्या करते हैं, इसके अबाउट जितना टॉर्क इधर को आ रहा है उतना ही टॉर्क इधर को आना चाहिए टेंशन का, ये वाली इक्वेशन बनाते हैं। ये नेक्स्ट चलते हैं 43। अब के ना तुम्हें ये इसका डायमीटर भी दे रखा है बेटा, और ये दे रखा 4 सेंटीमीटर। और तुम्हें याद है मैंने बताया था कि जब डायमीटर दिया होता है तो वो फॉर एंड करेक्शन दिया होता है। याद है ना? एंड करेक्शन के लिए दिया होता है। और एंड करेक्शन तुम्हें याद होगा ये होता था 0.6R होता था। क्यों? उसके लिए दिया होगा ना डायमीटर, ये कह लो। और जो ट्यूनिंग फॉर्क यूज किया है ये 512 हर्ट्ज का यूज किया हुआ है। और तुमसे फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ पूछी है। टेम्परेचर दिया हुआ 38 डिग्री सेल्सियस और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 336 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ। जी सर। ठीक, अब सुनो। फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ की फिगर ये बनती है ना, ये E हो गया, ये L1 हो गया। क्यों? ये होती है ना। तो इसका मतलब E प्लस L1 वो λ/4 होनी चाहिए। बता गोपी, बता। E प्लस L1 इक्वल टू λ/4 होनी चाहिए। और E तूने बता ही दिया कि E कितना होता है, 0.6 रेडियस के इक्वल होता है। और लैम्डा कितना होना चाहिए जरा बता जो है। लैम्डा होना चाहिए V/F होना चाहिए। क्यों? V/F। और V ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है 336 और F तुम्हें दिया हुआ है 512। क्यों? ये हो गया। तो यहां से L1 फाइंड कर लोगे। ये समझ में? तो इसमें 38 डिग्री सेल्सियस की इसका मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये था गलत। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 44। इसमें ना ये एक स्ट्रेस्ड वायर है। तुम्हें याद है मैंने बताया था इसमें टेंशन आप दो तीन तरीके से कर सकते हो। एक तो खींच के कर सकते हो, एक इसका टेम्परेचर कम करके कर सकते हो, और एक उस पर वेट सस्पेंड करके कर सकते हो ना। ये तीन तरीके होते हैं जिससे हम नॉर्मली इस पर टेंशन वो करते हैं। ये हो गया। इसकी लेंथ देखिए 1.5 मीटर और इसमें स्ट्रेन दिया हुआ है 1%। अच्छा, स्ट्रेन का मतलब ये ध्यान रखना बेटा, Δ L/L/100 दिया हुआ है फिर 1%। कॉपी समझ में आ रहा है? स्ट्रेन अगर 1% दिया हो तो इसका मतलब Δ L/L/100 ये दे रखा है। तो एक तरीके से Δ L/L कितना हो गया फिर, ये फिर 1/100 लिखेगा। समझ में आ गया? ये दे रखा है। और इसकी फंडामेंटल पूछी हुई है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 पूछी है कितनी होगी, और इसका तुम्हें एक तो रो दिया हुआ है और
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये दोनों गिवन है। वैल्यू नहीं लिख रहा हूं, मेन हमें कंसेप्ट से मतलब है। क्यों? ये अब सुनो, तुम एक बात बताओ कि यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, नहीं है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इसका मतलब जो स्ट्रेस बनेगा वो E इंटू स्ट्रेन बनेगा। क्यों? और स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका मतलब फोर्स बनेगा एरिया इंटू स्ट्रेस, और वही फोर्स टेंशन होगा यहां पे। ये बता, फोर्स या टेंशन? ये स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, और स्ट्रेस क्या होगा? स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तो टी आ गया। अब ये बताओ मेरे को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो ये v अपॉन 2l होगी। और v कितना होता था याद करो? v होता था, v का एक फॉर्मूला ये भी होता था, t अपॉन रो s। बता गोपी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2l, और v का एक फॉर्मूला t अपॉन रो एस भी होगा। अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। टेंशन मैंने कितना लिखा देख, टेंशन मैंने लिखा स्ट्रेन इंटू ई इंटू एस, स्ट्रेन इंटू ई इंटू एस, और नीचे एस था ही था, एस तो एस कैंसिल हो गया। क्यों? अब जरा देखना, सब कुछ दे रखा है तेरे को। स्ट्रेन दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, और एल दिया हुआ है। ये सारी चीजें दे रखी है मतलब। गोपी बता, पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? टीएम, तू बता, समझ में आया? कि सबसे पहली बात तो स्ट्रेन अगर 1% दे रखा है तो 1% नहीं लिखना, वो एक्चुअल में 1/100 लिखना है, ध्यान रखना तेरे को। स्ट्रेन अगर 1% दिया हुआ तो इसका मतलब तेरे को कितना लिखना है? 1/100 लिखना है। ठीक। और फिर मैंने ये सीरीज बता दी तो कैसे हो। नेक्स्ट चलते हैं। 45। ये तुम्हें ना इसकी लेंथ दे रखी है 85 सेंटीमीटर, और स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है 340 मीटर पर सेकेंड। अब तुमसे कहता है पॉसिबल ऑसिलेशंस, पॉसिबल ऑसिलेशंस बिलो 1250 हर्ट्ज। सिंपल क्वेश्चन है। गोपी भैया बताओ, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होंगी कौन कौन सी होंगी? एक तो v/4l होगी, एक 3v/4l होगी, एक 5v/4l होगी, एंड सो ऑन। बता, क्लियर है? नहीं है? इस पाइप की फ्रीक्वेंसीज कौन कौन सी होंगी बता। जो है फंडामेंटल तो होगी v/4l, उसके बाद 3 वाली होगी, फिर 5 वाली होगी, एंड सो ऑन कह दे जो है। ठीक है। अब इनमें से चेक कर लेना, बस हो गया, कौन कौन सी 1250 से नीचे होनी चाहिए, बस हो गया जो है। नहीं है? आंसर वो होगा, उतनी होंगी मतलब जो है आंसर, विच आर लेस देन 1250 हर्ट्ज। टीएम, समझ में आ गया? बता। क्लोज पाइप जी सर। फंडामेंटल होती है v/4l, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई होता है, फिर 5 से मल्टीप्लाई होता है, एंड सो ऑन। तो तेरे को जस्ट ये देखना है कि 1250 से नीचे कौन कौन सी। ठीक है। अब चलते हैं 50। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो हमने अभी तक पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है।
इसमें ना एक रॉड है एक्चुअल में, ये ध्यान रखना, और इसको तुमने यहां पे क्लेम किया है। और क्लेम का मतलब एक तरीके से होता है, इसको तुम्हें ना नोट बनाना है बेटा जी। अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया, वैसे इस क्वेश्चन में दिया ही था, समझ गए ना, कहीं पे क्लेम्प अगर किया होता तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको तुम्हें क्या बनाना है बताओ, जो है नोट बनाना है। ठीक। अब ये बता कि अगर ये नोट बन रहा है तो ये तुम्हें लग रहा होगा एंटी नोट बन रहा होगा, क्यों? गोपी समझ में आ गया बेटा, वो दूसरे क्या बनेंगे, एंटी नोट बनेंगे जो है। ठीक, ये हो गया। और इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव ये भेजनी है तुम्हें। तो एक बात बताओ, और इसमें रो और वाई दे रखा था, गिवन है। तो एक बात बता, लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो वी होगा वो फिर रूट वाई अपॉन रो, याद आ रहा है? बता बेटा, सॉलिड में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गोपी बता, सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है रूट पाई अपॉन रो होती है, ये हो गया कह लीजिए। ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसकी फंडामेंटल निकालनी है, बस हो गया। लेंथ वगैरह भी मेरे ख्याल से दे रखी होगी तुम्हें। ठीक है। अब कुछ नहीं, अगर ये फंडामेंटल, तो ये ऐसे नहीं बन गया, देखिए बता। अब यहां की फंडामेंटल कह ले, क्यों? एक बात बता तू, ये वाली फंडामेंटल या ये वाली फंडामेंटल? अच्छा चल दूसरे से समझाता हूँ, देख, सुन बेटा, ये बता, ये था, ऐसे समझ, ये टोटल लेंथ एल है, हाँ? ये एंटी नोड, ये नोड, और ये एंटी नोड, इसकी जो फंडामेंटल होती है वो वी अपॉन टूएल होती है, बता। कॉपी। जी सर। लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है बस, यहाँ पे उल्टा हो गया देख, यहाँ पे, अच्छा वही तो है, सॉरी, वही है, वही है, वही है, वही है, सेम है ना, वही सेम ही है, क्यों? सेम ही है। एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, बता मिलता हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बता, दोनों सेम लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, बता जो है। ये हो गया। तो इसका मतलब इसकी भी फंडामेंटल कितनी हो जाएगी, बता जो है। फंडामेंटल वी अपॉन टूएल्व करता है, क्यों? गोपी, तू बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? वी अपॉन टूएल्व कर देना, लेकिन लेंथ ये हो गया पूरी, ये हो गया। ठीक। उसके बाद चलते हैं 53। स्ट्रेच्ड वायर है, इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर, मास दे रखा है 5 ग्राम, टेंशन दे रखी है 8 न्यूटन। वैल्यू से ही समझ लेना क्या क्या चीज दे रहा हूं बेटा जो है। और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कौन सी है ये नहीं बता रखा है, 100 हर्ट्ज। तो तुमसे कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, ये पूछा हुआ है, कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? स्ट्रेच्ड वायर की लेंथ दे रखी है, मास दे रखा है, टेंशन दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स पूछ रहा है कितना होगा। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स लेमडा बाई टू होता है, क्यों? डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स क्या होता है, लेमडा बाई टू होता है ना। ठीक। और लेमडा कितना होता है, वी अपॉन एफ,
और v कितना होता है, √t/μ, और म्यू कितना होता है, मास अपॉन लेंथ। बता आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? टीएम जरा बता, सारी चीजें लिख ले, चेक कर जरा। दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस λ/2, लेमडा हो गया v/f, v हो गया √t/μ, और म्यू हो गया मास अपॉन लेंथ। ठीक, अब देख सारी की सारी चीजें दे रखी हैं, बता क्लियर है या नहीं है? टीएम जी सर। समझ में आ गया बेटा जो है? ठीक है, अब चलते हैं 55। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जस्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे करवाना है। वही वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है जिसमें स्पीड ऑफ साउंड निकाली जाती है। तो जो तुम्हें फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ दे रखी है वो 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो सेकंड रेजोनेंस लेंथ दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 480 हर्ट्ज दे रखी है। तो तुम्हें v निकालना है कितना होगा। अब मैं पूरा नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार रिपीट करूंगा। हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक वेवलेंथ होती है, और इस एक्सपेरिमेंट से हम इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करते हैं। क्यों? इस फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ फाइंड करते हैं और देन v इक्वल टू एफ लैम्डा लगाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें याद होगा v का सीधे फॉर्मूला बनाया ना हमने, ट्वाइस एफ L2 - L1। गोपी बता, याद है फॉर्मूला? गोपी याद है? बता जो है 2f L2 - L1 ये हो जाता है। तो वैल्यू रख दोगे, 2-3 बार कर ही चुके हैं हम ऑलरेडी ना, इस क्वेश्चन को इस लेक्चर में 2-3 बार कर चुके हैं। उसके बाद चलते हैं 56। लेंथ दे रखी है 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 240 हर्ट्ज, और थर्ड हार्मोनिक दे रखा है। हार्मोनिक में एक अच्छाई होती है, उसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, बाकी में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो तुम्हें एक तो पूछ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, दो चीजें पूछी थी। अब ये बता कि थर्ड हार्मोनिक ये 240 है, इसका मतलब 3 टाइम्स F1, ये 240 है। बता गोपी, थर्ड हार्मोनिक तेरे को 240 दे रखी है, इसका मतलब 3 टाइम्स F1 240 है ना। तो फंडामेंटल फिर कितनी आ गई बता जो है? फंडामेंटल 80 हर्ट्ज आ गई बस। टीएम समझ में आया कि अगर थर्ड जी सर। हार्मोनिक 240 है तो इसका मतलब फंडामेंटल कितनी हो गई? 80 हर्ट्ज। और उसके बाद सिंपल है, अब इस केस में जो फंडामेंटल होती है वो v/12 होती है। क्यों? ये बता, इस केस में जो फंडामेंटल होती है v/12 होती है, तो इसका मतलब v कितना हो गया बता जो है? 12 × 80 हो गया। क्यों? और लेंथ हमें 2 मीटर दी है, तो 320 आ गया। क्यों? कॉपी बता, समझ में आई बात नहीं आई? समझ में आ गई? अब चलते हैं 58। इसमें ना दो मटेरियल दे रखे थे, एक ये और एक ये। इसकी लेंथ L, रेडियस R, और इसकी लेंथ L और रेडियस 2R। और तुमसे बोला था कि ये नोड बनाना है बेटा जो है।
और तुमसे सेम मटेरियल दिया था, और टेंशन तुम्हें सेम दिया हो या ना दिया हो, टेंशन भी सेम ले लेना। तो तुमसे कहता है रेशियो ऑफ एंटीनोड्स, रेशियो ऑफ एंटीनोड्स इन टू वायर्स, ये कितना होगा। हाँ गोपी, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैच पॉइंट है, देख ये नोड है, इसको भी नोड बनाने के लिए कह रखा है, इसको भी नोड बनाने के लिए कह रखा है। एक्चुअल में दोनों में ना मटेरियल भले ही सेम हो, टेंशन भले ही सेम हो, ठीक, लेंथ भले ही सेम हो, लेकिन दोनों के ये बता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है ना। बता, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? दोनों के मटेरियल भले ही सेम हो, टेंशन भले ही सेम हो, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक। तो जब दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी वो भी डिफरेंट होंगी ना। बता क्लियर है कि नहीं बता जो है भाई, सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी किस किस पे डिपेंड करती है, याद करो तुम, ये होता था ना एन वी अपॉन 2L होता था, और वी कितना होता था, रूट टी अपॉन रो एस होता था। मेरा पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर अलग अलग हैं तो दोनों के सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे, बता, दोनों वायर्स के सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगे, ठीक। लेकिन जैसे तू ऐसे समझ लेना, मान ले इसके हैं, ध्यान से देखना, सपोज कर इसके हैं 10, 20, 30, 40, 50, ये हो गए, और इसके मान ले तू 15 है, फिर 30 है, फिर 45 है, एंड सो ऑन है। तो इसका मतलब ये मैच कर रहा है इसका, ये बता, ये समझ में आ रहा है। टीएम बता समझ में आया कि नहीं आया? जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती है, एन वी अपॉन 2L होती है। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट हो तो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हो गई। अब मैंने तुमसे कहा कि मान लो पहले वायर की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये बन रही है, दूसरे वायर की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये बन रही है, तो इनमें जैसे एक 30 मैच कर रही है, सबसे पहले 30 मैच कर रही है, इसी टाइप से फिर दूसरी मैच करेगी, कुछ ये कह लो ये, ठीक। अब उसके बाद की कहानी क्या है सुनो, मान लो इसमें N1 एंटी नोड बने, तो ये N1 हार्मोनिक हो गया, और इसमें मान लो N2 एंटी नोड बने, तो ये N2 हार्मोनिक हो गया। तो अब ये बता, मैं ऐसे लिख दूं N1 इंटू V1 अपॉन 2L1 इक्वल टू N2 V2 अपॉन 2L2। बता गोपी, ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई? बता ये समझ में आई कि नहीं आई? फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट हैंड साइड। अब तुम्हें N1 अपॉन N2 निकालना था, क्यों? अच्छा दोनों की लेंथ सेम दे रखी है तो ये तो कैंसिल हो गया, तो N1 अपॉन N2 आ गया, V2 अपॉन V1 आ गया। लेकिन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एस है, देख जरा, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एस है,
और एस हमारा पाई आर स्क्वायर होता, इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1/r होता। गोपी, ये इक्वेशन समझ में आई कि नहीं आई, पहले बता। समझ में आ गया बेटा जो है, ये बता जो है। ठीक, तो इसका मतलब v2/v1 का मतलब क्या हो गया, ये r1/r2 हो जाएगा फिर, क्यों r1/r2। और ये बता r1 कितना देर का है, r, और r2 कितना देर का है, 2r। तो इसका मतलब 1:2 आ जाएगा। ये थोड़ा डिफरेंट काइंड का है, ध्यान रखना। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन ले। इसको नोट बनाना है, इसको नोट बनाना है, इसको नोट बनाना है, और दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है। इसका मतलब यहाँ की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज और यहाँ की सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी, और उनमें से जो मैच कर रही होगी वो कंबाइंड फ्रीक्वेंसीज हो जाएंगी, फिर पूरे वायर की हो जाएंगी ना। नहीं मतलब पूरे वायर की हो जाएंगी। ये काफी हद तक वैसे ही है ना गोपी, जैसे एक का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता था मान ले, ऐसे कह ले। दूसरे का टाइम पीरियड मान ले 3 सेकंड होता था। तो बता कंबाइंड कितना होता था इनका। ये काफी हद तक वैसे ही है, कंबाइंड कितना होता था, 6 सेकंड होता था। याद आ रहा बेटा जो है। एग्जैक्टली वही वाली चीज यहाँ पे आ रही है ना, कि जहां पे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करी है वो कंबाइंड कहलाएगी जो है। अब मान ले पहले वायर में N1 लूप्स बने और दूसरे वायर में N2 लूप्स बने, तो इसका मतलब पहले वायर का वो N1 हार्मोनिक है और दूसरे वायर का N2 हार्मोनिक है। तो मैंने ये इक्वेशन लिखी है। उसके बाद सिंपल था, लेंथ सेम थी तो मैंने कैंसिल कर दिया था, और v प्रोपोर्शनल टू 1/s था, और s इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू 1/r कर दिया था, क्यों, तो यहां से हमने फाइंड किया। तो ये वाले क्वेश्चन को देख लेना, आगे भी बनता है बेटा कई बार ये जैसे बताऊं मैं तुम्हें, ऐसे भी हो सकता है, देख। ठीक है, कहाँ गायब हो गया तू, चला गया हूँ। जैसे ना ये भी हो सकता है बेटा जो है, जैसे मैंने ना इसको यहाँ पे मैं वो कर दूं मान ले। तो सुन, ये एंटी नोड बना, ये नोड बना, और ये एंटी नोड बना। ध्यान से देख बेटा जो है। अब ये बता, इसका मान ले N1 हार्मोनिक और इसका N2 हार्मोनिक मैच कर रहा है। तो मुझे ये बता, फ्रीक्वेंसी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ राइट हैंड साइड करनी है, देखना गोपी। तो इसका मतलब N1 इंटू V1/4L1, हाँ, इक्वल टू N2 V2/4L2। बता, ये होगा। लेकिन यहाँ पे N1 और N2 क्या होंगे बता जो है, ये ऑड इंटीजर्स होंगे, ये ध्यान रखना बेटा जो है। अब समझ में आ गया बता जो है क्या है। और यहाँ पे अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहता है तुमसे, अगर तुमसे कहता है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव बनी है, तो फिर तो जो v लिखेगा ना वो लिखेगा √y/ρ लिखेगा बेटा, या कई बार इसको सिंपली √e/ρ भी कह सकता हो। ये खेल जो है, तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट वाला कंसेप्ट याद रखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड तरीके का था। ठीक, बाकी चल फिर करते हैं अगले टर्न में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।